तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं कोई भी चीज जो मतलब क्या हुआ रिफ्लेक्शन का, मतलब ये समझ लो कि कोई चीज दूसरी सरफेस से, दूसरे मीडियम की सरफेस से बिना अंदर जाए टकरा के वापस आए, बाउंस बैक करे। कोई चीज बिना अंदर जाए टकरा के बाउंस बैक करे, वो होता है रिफ्लेक्शन। अब इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए, आप बॉल फेंकते हैं तो दीवार के अंदर जाके वापस नहीं आती, अगर सॉलिड दीवार है तो क्या करती है वो बॉल, दीवार के सरफेस से टकराती है और वापस आ जाती है, वो भी रिफ्लेक्शन एक तरह का। इसी तरह एग्जैक्टली सेम वे में साउंड भी, लाइट भी, एनर्जी भी किसी सरफेस से, अब ये अलग बात है एनर्जी का कुछ हिस्सा अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ ट्रांसमिट हो जाए, नहीं दूसरी तरफ निकल जाए बॉडी में से, लेकिन कुछ हिस्सा एनर्जी का, कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो अंदर नहीं जाती, वो सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है। जैसे बॉल, एक छोटी सी बॉल टकराएगी वो वापस आ जाएगी, एग्जैक्टली सेम वे में। तो ये जब बाउंस बैक हो रही है रिफ्लेक्शन है, इसको डिफाइन कैसे करेगा? द फर्स्ट इज व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कह रहे हैं, खाली रिफ्लेक्शन को तो फिर तो एनर्जी के नाम से लेंगे। द प्रोसेस ऑफ साउंड कहना है तो एनर्जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। मतलब जनरल रिफ्लेक्शन की मीनिंग सबके एक ही है। When a ray of light going from one medium after striking with the surface of another medium, with the surface of another medium bounce back. Bounce back कहाँ? Bounce back वापिस to the same medium. जहाँ से लाइट गुजर रही है वो जिस जगह से लाइट गुजर रही होती है, साउंड गुजर रही होती है, वो मीडियम है। मीडियम मतलब वो जगह जहाँ से वो गुजर रही है, वो उसी मीडियम यानी उसी वापस उसी में आ जाती है। When a ray of light going from one medium after striking with the surface of another medium bounce back to the same medium, then this process is called reflection of light। जो मैंने लाइट कहा, अगर इसी जगह में साउंड कर दूं तो क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। बात समझ में आ गई? क्या मतलब होता है रिफ्लेक्शन का? टकरा के वापिस आना, बाउंस करना। अब इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, वो हमें सीखनी है। रूल्स जो को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो लॉज, ये साउंड में भी अप्लाई होंगे, लाइट में भी अप्लाई होंगे, जहां भी रिफ्लेक्शन होता है। यानी इवन अगर आप बॉल फेंकते हैं वो वापिस आती है, बाउंस करती है, वहां भी अप्लाई होता है, तो वो भी इसी लॉ के हिसाब से क्या नाम है, रिफ्लेक्ट बाउंस करती है। क्या है पहला लॉ? पहला लॉ ये है कि अब अच्छा, रूल्स से पहले आई एम सॉरी, मुझे रूल्स बाद में बताने चाहिए थे, कुछ टर्म्स बताने चाहिए थे, क्योंकि बिना टर्म्स को जो मैं टर्म्स को यूज करने जा रहा हूँ, रूल्स में वो टर्म्स यूज होंगे तो आपको ये क्या है समझ में आई बात? नहीं, पहले टर्म्स को याद कर लेते। ये एक सरफेस है, इसको हमने ऐसे कर दी, इसका मतलब इधर रफ है, इधर से स्मूथ है। एक लाइट की रे आती है और वो आके इस पॉइंट पे टकराती है, ये लाइट की ये आई और इस पॉइंट पे टकराती है। तो ये जो आने वाली रे जो है, जो आके टकरा रही है, चाहे वो साउंड की हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे किसी और एनर्जी की, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसे? इंसिडेंट रे, यानी वो रे जो आके टकराई है, इसका मतलब ये होता है। और जिस जगह पर, जिस पॉइंट पे टकराती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जरूर टकराई। अब इतने सारे सरफेस पे इतने सारे हैं, हजारों लाइट की रे है, हर पॉइंट से कोई ना कोई रे टकरा रही है, तो हमने एक को सिलेक्ट कर लिया कि ये रे आई और इस जगह टकराई है। हजारों लाखों में से हमने एक को, जिस जगह वो टकराई वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और जिस रे को हमने सिलेक्ट किया जो आके सरफेस से टकरा रही है, वो क्या कहलाएगी? अब ये जो रे है ये टकरा के बाउंस करेगी कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। वो रूल्स हमेशा फॉलो होते हैं, आप चाहो या न चाहो, वो तो खुदा ने बनाए हुए, नेचर के बनाए हुए रूल है। उस जो वापिस जो रे जा रही है, यही रे, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्ट होके जो है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई? When a ray of light going from one medium strikes with the surface of another medium and bounce back better word है, comes back के लिए तो भी है नहीं, bounce back rather
एक्सप्लेन करता है क्या कहना चाह रहा है. बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम, देन दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टिव. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. समझ में आया? अब द रे स्ट्राइकिंग विद द सरफेस, that is called incident ray. The ray which bounce back after reflection, to get a reflected ray. The point at which the reflected ray strikes on the surface, that point on the surface. The surface के अंदर नहीं है, ऊपर है. That point on the surface at which the incident ray strikes is known as point of incidence. ठीक है? अगर इस पॉइंट के ऊपर हम एक एंगल 90 का बना दें, हम बना दें, बनाना नहीं होगा, अगर हम एक 90 की लाइन खींच दें तो 90 डिग्री की बनाने वाली लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं. ये नॉर्मल है. तौर पर ये पेन है, ये इस पे 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ये नॉर्मल टू द सरफेस. समझ में आई बात की? तो वो अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल से लाइन बना दें तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ, यानी नॉर्मल तो हम हजारों बना सकते हैं, लाखों. हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना दें, लेकिन हम उस नॉर्मल की बात कर रहे हैं जो उस जगह बनाया गया है जहां पे रे आके टकरा रही है. उस पॉइंट पे बनाने वाला 90 डिग्री का जो एंगल होगा, वो जो 90 डिग्री लाइन होगी उसको कहेंगे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. या नॉर्मल का मतलब ही है कि नॉर्मल लाइन उसे कहते हैं जो सरफेस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री. पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये इसकी बेसिक वो है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्या होगा ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब बहुत सी जगहों पे ये अंदर भी चली जाती है, दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है, वो फिर एक्स्ट्रा वो आगे का हिस्सा है. हम सिर्फ उस रे का उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो वापस जा रहा है. ये नहीं 100% वापस जाए, कुछ हिस्सा हो सकता है अंदर चला गया हो, एब्जॉर्ब हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. कुछ अंदर से निकल के दूसरी तरफ निकल गया हो, उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं. हम सिर्फ उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो टकरा के वापस जा रहा बिना अंदर गए, बिना अंदर. मीडियम जो होता है जिस यहाँ से दूसरा मीडियम जो है, ये दूसरा मीडियम कहाँ का बना हुआ है? कागज का है, गिलास का है, पानी का है, स्मूथ सरफेस, कोई भी सरफेस है आपकी, सीमेंट की सरफेस है ना. इसका इस मेथड से और लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मीडियम में तो गई नहीं कोई चीज. जब वो अंदर गई नहीं तो उसके प्रोसेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा. ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट क्योंकि जो जहां से आ रही है वो मीडियम है जहां से रे गुजरी है, और जब वो टकरा के वापस चली गई उसी मीडियम में तो वही मीडियम दोबारा आ गया. जो दूसरा मीडियम में जब वो टकराई थी उसका सिर्फ वहां से टकरा के वापस आ रही है, उसका काम सिर्फ ये है कि वहां से रे टकरा के वापस आ रही है, रे उसके अंदर नहीं जा रही. तो अंदर रे अगर चली गई और दूसरी तरफ निकल गई तो फिर वो दूसरे लॉज आ जाएंगे जो आगे बढ़ेंगे. पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये जो एंगल है नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में, आपने इसमें पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. और अच्छा, एंगल हम कहां से नापते हैं? नॉर्मल से नापते हैं. यहां पर 3 एंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से. एक एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, एक एंगल बन रहा है सरफेस के साथ. सरफेस के साथ इधर वाला एंगल भी ले सकते हैं और इधर वाला भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल आप लेना चाह रहे हैं. और एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ. 3 एंगल होगा ही नहीं होगा तो हम, और एंगल हमेशा 2 रेस के बीच में होता है, 2 लाइनों के बीच में. समझ में आया? तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते. समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? जो नॉर्मल के साथ बनता है. आगे चल के और भी आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो रिफ्लेक्शन है. आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस. समझ में आया ना? बहुत सारे एंगल आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे
नॉर्मल से हम देखते हैं। समझ में आया? ये जो दूसरा एंगल है रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल के बीच में, इसको हम आर से लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वाली रे बना रही है। तो ये बेसिकली जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वो थे नॉर्मल इसकी पॉइंट्स वो हमें याद आने चाहिए कि भाई इंसिडेंट रे क्या होती है जो आगे टकरा रही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जिससे रे टकरा के बाउंस करती है। जिस सरफेस से रे टकरा के वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके लिए कहलाएगी? उस रे के लिए जो वापस गई है, उसके लिए नहीं जो अंदर गई है। रे का कुछ हिस्सा जो एनर्जी होती है कुछ हिस्सा अंदर भी जा सकता है ना, उसके लिए वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं कहलाएगी। किसके लिए कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस? जो उसके जो वापस गई है। पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। और जहां वो टकराएगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और उसी पॉइंट पे जो एंगल बना होगा 90 डिग्री के एंगल बनाने वाली लाइन, इमेजिनरी लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। देखिए इंसिडेंट रे जो होगी वो आप कोई टॉर्च लीजिए, उसकी छोटी सी पेंसिल टॉर्च जिसमें एक बहुत पतली सी रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, और आप उसको यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे शीशा रख दें, तो वो जो लाइट की रे जा रही है उसे आप ट्रेस कर सकते हैं। वो ये लाइट की रे जा रही है इंसिडेंट रे है। इधर से आपको वापसी भी रे आती नजर आएगी, वो भी आप ट्रेस कर सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप नॉर्मल भी ट्रेस कर लें तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल तो अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन है, कब नजर आएगी जब आप बनाएंगे। पॉइंट समझ में आ जाएगी? अब जो लॉज है वो इनसे रिलेटेड है, इन टर्म्स के साथ। ये टर्म्स नहीं पता हो तो लॉज भी पता नहीं चलेगी। तो पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज का मतलब जब भी रिफ्लेक्शन हो, कहीं से रिफ्लेक्शन हो, तुम्हारे सर से नहीं टकरा के वापस आ रही है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां भी ये लॉ लगेगा। इस दीवार में टकरा के रे रिफ्लेक्ट हो रही है वहां भी ये लॉ लगेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो साउंड का रिफ्लेक्शन हो, चाहे लाइट का रिफ्लेक्शन हो, चाहे किसी और एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो, ये लॉ काउंट करेगा। ये नहीं कि लाइट नहीं काउंट करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया कि क्या है पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। अब इसमें थोड़े सवाल आ जाते हैं कि अरे स्ट्राइक विद द सरफेस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का एंगल ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? अभी सवाल पूछ लीजिए। अब बच्चे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा 60 होगा, तो इससे 60 का एंगल बना रही है। जबकि 60 का एंगल किसके साथ बना रही है? सरफेस के साथ। बात समझ में आई नहीं आएगी? तो अब सरफेस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है। इंसिडेंट रे ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसने दो एंगल बना दिए, एक वो एंगल जो सरफेस की तरफ था, वो एक वो एंगल जो नॉर्मल की तरफ था। तो अगर सरफेस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो नॉर्मल के साथ टोटल एंगल 90 होता है, तो कितना एंगल बचा? 30 बच गया। आप निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा 60 नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 30 होगा। पॉइंट समझ में आ गया ये? और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 होगा, पूछे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ क्या होगा, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपको बताइए रिफ्लेक्टिव किस एंगल से जा रही है। वो तो लॉ है। लॉ के लिए ये सब बताने पूरा बताने की जरूरत कि लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ, जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल दिया 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी 30 होगा। फिर एक और सवाल पूछ लेता है कि रिफ्लेक्टिव रे का जो एंगल है सरफेस का वो कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है कि टोटल एंगल नॉर्मल जो है वो 90 में दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये भी 90 इधर का भी 90। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उस 90 के दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक हिस्सा जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है और दूसरा हिस्सा एंगल विद द सरफेस कहलाता है। तो जब ये 30 का एंगल है तो सरफेस के साथ कितने का एंगल होगा? 60 का होगा। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया, एंगल विद सरफेस दे दिया, और पूछ रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ द इंसिडेंट रहेगा
इंसिडेंट रे को एंगल दे दिया सरफेस के साथ, पूछ क्या रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो इससे, फिर उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छी तरह समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगला लॉ है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन मतलब एक ही सरफेस में। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट रे जो है वो इसके जो ये सरफेस ऊपर वाली जो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, ये इससे टच होती भी जा रही है, और यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई होगा, कोई मिरर आ गया, कोई चीज आ गई, ये इससे टच होती भी जा रही है, यानी वो इस पेज के ऊपर आ रही है इससे। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर होगी, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर ऐसे नहीं होगी या इसके नीचे नहीं होगी, वो भी इसी सरफेस पे होगी। अगर ये इंसिडेंट रे सरफेस पे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस पे होगी, और नॉर्मल भी उसी सरफेस पे होगा। यानी कि नॉर्मल जो है वो अंदर की तरफ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इसको कहते हैं प्लेन, एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पे होंगे। समझ में आया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। मतलब समझ आ गया, प्लेन का सरफेस एक ही होगी। इसका मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं होगा जैसे ये बिल्कुल ऐसे इसके साथ जा रही है, वो थोड़ी सी उभरी हुई हो या थोड़ी सी अंदर को हो, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल भी इसी पे होगा। अब ये देखो तीन चीजें हो गई, दो तो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, इंसिडेंट रे एग्जिस्ट करती है, रिफ्लेक्टेड रे करती है, नॉर्मल हमने इमेजिनरी ड्रॉ करा है। इनमें से कोई भी दो जहां होंगी, तीसरा भी वही होगा। कोई भी दो, जो ज्योमेट्री के थ्योरम है कि एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं, कितने? इनफाइनाइट। अब ये जो लाइन है, मान लीजिए इंसिडेंट रे है, इसके ऊपर आप ऐसा एक प्लेन ऐसा बना दें, एक सरफेस, थोड़ा सा एंगल बदल दें, समझ में आई बात नहीं आएगी? तो ऐसे हजारों प्लेन बन सकते हैं। तो आप कौन सी प्लेन की बात कर रहे हैं? वो उस प्लेन की बात कर रहे हैं जिसमें ये दो भी होंगे, और जहां इनमें से कोई भी दो होंगे, तीसरा भी वही होगा। समझ में आई बात? तीसरा भी वही होगा। यानी प्लेन की तलाश के, प्लेन कैसे तलाश करेंगे? तो जहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल हो, या नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हो। समझ में आया? तो ये दो, इनमें से कोई भी दो जहां होंगे, तीसरा भी वही होगा। तो दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। ये दो लॉज हैं, इनको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइट में भी लगते हैं, साउंड में भी लगते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जो आपका जो चैप्टर का शुरू का हिस्सा था, उसमें एक तरह का रिवीजन है 6वीं 7वीं क्लास का, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपकी? उसके बाद है क्या नाम है, मिरर जो होती है। मिरर किसे कहते हैं? एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर उसको पॉलिश कर दे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। आपने पढ़ा होगा 7th या 8th क्लास के अंदर, आपने पढ़ा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, शायद पढ़ा होगा, है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये डेफिनेशन है, जरा सी थोड़ी सी समझ लीजिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस से। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? बताओ, पढ़ा आपने? थोड़ा बहुत याद हो? हाँ जी। सर ऐसा रिफ्लेक्शन जो लगातार होती है? नहीं, लगातार तुमने रेगुलर को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और जो कभी कभी होता है, कभी रिफ्लेक्शन लगा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? एक सरफेस, जो सरफेस होती है उसमें जो रेज आ रही होती है, उससे टकरा रही होती है, तो कुछ रेज जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी उनका जो सरफेस एंगल, सरफेस के साथ जो एंगल बनता है वो सेम बनता है। समझ में आई बात? ये और कुछ रेज ऐसी होती हैं जो क्या नाम है,
जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने तो अब देखिए ये रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3 ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन रे नंबर 4, रे नंबर ये 5 आ जाएगी और ये नंबर 6 ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल किसे कहते हैं? ये जो दो नॉन पैरेलल रेज होती है या तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, ये जो आगे बढ़ेंगी या बीच का डिस्टेंस कम होता है, लेकिन पैरेलल रेज उन्हें कहते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है और दे मेक द सेम एंगल विद द सरफेस। तो अब इन जो पैरेलल और नॉन पैरेलल रेज है इनकी वजह इनकी हेल्प हम डिफाइन करते हैं रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आएगी? क्योंकि हर सरफेस से अब ये यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, इसमें से इस कोने से भी रे आ रही है, बीच में से भी आ रही है, साइड से भी आ रही है, इनफैक्ट बहुत सारी रेज है लाखों की तादाद में। उनमें से कुछ रेज तो सेम एक दूसरे से पैरेलल चल रही है और आके यहाँ टकराने को, कुछ रेज है जो पैरेलल नहीं वो भी यहाँ पे आके टकरा रही है। कोई ये नहीं कि एक रे को यहाँ पे आगे रेगुलर रे यहाँ पहुंच गई, रेगुलर रे बीच में रुक गई, नहीं, वो सारी रेज होती है। आप जैसे लाइन में चल रहे हैं स्कूल के अंदर, फिर उसके अंदर क्या नाम है प्ले ग्राउंड के अंदर, अब कुछ बच्चे हैं जो लाइनें हैं, कुछ लाइनें जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो तेरा जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कुछ लाइनें ऐसी हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं। तो हर तरह के बच्चे होते हैं, लाइनें होती हैं जहाँ प्ले ग्राउंड में होते हैं, अलग अलग क्लासेस के बच्चे होते हैं, समझ में आता है, अलग अलग उनकी लाइनें होती हैं। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और दोनों तरह के वहाँ मौजूद है। ये नहीं है कि एक नहीं है दूसरा नहीं है। तो लाइट यहाँ भी लाइट की रेज जो है कुछ एक दूसरे के पैरेलल है, कुछ पैरेलल नहीं, ये हर जगह होता है। साउंड की भी अगर साउंड रेज निकलने जा रही है तो साउंड की कुछ रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कुछ पैरेलल नहीं होंगी, हर तरह की रेज। तो जो डेफिनेशन हम देते हैं वो पैरेलल रेज को हम यूज करके देते हैं। क्यों पैरेलल रेज को यूज करते हैं, नॉन पैरेलल रेज को यूज नहीं करते? पैरेलल रेज का जो एंगल होता है अगर स्मूथ सरफेस है तो उन सबका एंगल सेम होता है, उन सबका एंगल सेम होता है। नॉन पैरेलल रेज जो है किसी का एंगल कुछ होगा, किसी का 20 है, किसी का एंगल सरफेस के साथ 40 होगा, किसी का 80 होगा। समझ में आया? अब वो जब वो नॉन पैरेलल है तो अब रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो क्या होगी हमें नहीं पता, वो डिपेंड करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेंगे वो, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के बाद उनके बीच का एंगल जो है तो वो कैसे टकरा रही है एक दूसरे से, किस तरह से वो सरफेस से, क्योंकि बहुत सी सरफेस ऐसी होती हैं जो ऊबड़ खाबड़ होती हैं। अब ऊबड़ खाबड़ जो सरफेस है उसमें एक रे आई, ये आई यहाँ पे टकराई, दूसरी रे जो थी ये यहाँ टकराई, ये दोनों पैरेलल रेज थी। अब ये जो पैरेलल रेज है टकराने के बाद ये भी पैरेलल रहेंगी अगर स्मूथ सरफेस है। और कुछ रेज ऐसी है कि एक यहाँ पे आगे टकराई वो ऐसे जा रही है, दूसरी यहाँ पे आगे टकराई वो ऐसे जा रही है, तो वो पैरेलल नहीं। तो हम कौन सी रेज को कंसीडर करते हैं? पैरेलल रेज। डेफिनेशन के लिए बहुत ही सारे रेज हैं। तो दो रेज which are parallel before reflection and remain parallel after reflection, यानी रिफ्लेक्शन से पहले भी पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल है, उस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की जो रेज होती है वो क्योंकि वो अलग अलग सरफेस से टकरा रही है, प्लेन सरफेस उभरा हुआ है। अब जब मिसाल के तौर पे ये सरफेस है, जब ये यहाँ पे कोई रे टकराएगी इस जगह पर तो इसका जो नॉर्मल है वो इसी सीध में आएगा, और जो यहाँ टकराएगी इस जगह पर इसका नॉर्मल ऐसे होगा, नॉर्मल की पोजीशन की बदल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो वही रहेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आप नॉर्मल को देखेंगे कि इस नॉर्मल से जब हम एंगल नापेंगे तो वो कुछ और निकलेगा, इससे नापेंगे तो यहाँ का नॉर्मल अलग हो, यहाँ का नॉर्मल लॉर्ड एंगल तो इक्वल है, लेकिन हमारे पोजीशन नॉर्मल की अलग अलग है। हमारी एक वो थी टीचर क्या थी बेचारी नहीं सीख रही थी, तो उन्होंने ऐसे बनाया, तो उन्होंने कहा जी ये देखिए ये रे यहाँ से आई ये ऐसे जा रही है, दूसरी रे जो थी वो यहाँ टकराई वो ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल नहीं है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
से अब वो एंगल कैसे बना रही थी, वो कह रही एक नॉर्मल ये आ गया, दूसरा नॉर्मल ये आ गया। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखिए नॉर्मल कहते हैं 90 का एंगल बनाया उस सरफेस के उस हिस्से से, तो ये जो लाइन आपने बनाई है पहली वाली, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? तो ये सरफेस ऐसी है टेढ़ी, तो टेढ़ी जगह जो नॉर्मल होगा वो ऐसे बनेगा, समझ में आई बात नहीं आएगी। और ये जो सरफेस है ये ऐसी है इस तरह की, तो यहाँ जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर आप नॉर्मल गलत खींचेंगे तो आपको एंगल भी गलत नजर आएंगे, आपको लगेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, जबकि हमेशा इक्वल होते हैं। गलती कहाँ पे कर रहा है? नॉर्मल खींचने में गलती कर रहा है, समझ में आई। तो जो इंसिडेंट रेज अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल होंगी तो ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके फायदे क्या है? एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन उस जगह होगा जहाँ स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, जहाँ पे जो रफनेस है वो कम होगी। तो अगर रफनेस होगी तो कहीं से ज्यादा उभरा हुआ, कहीं से तिरछा है, कहीं से टेढ़ा, जैसे ये है ना, ये रफ है जी। तो नॉर्मल की पोजीशन कहीं कुछ होगी, कहीं कुछ होगी, उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेंगे। तो अब वो रिफ्लेक्शन के बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे, क्योंकि नॉर्मल की पोजीशन अलग अलग है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उनको पैरेलल होना जरूरी नहीं है। लेकिन स्मूथ सरफेस होगी तो जो एंगल एक रे बना रही है वही एंगल दूसरा रे बनाएगी वही एंगल, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वही एंगल उसी तरह बनेंगे। तो if the rays of light are parallel before reflection and remain parallel after reflection, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे ये आई, ये रेज आई और आने से पहले भी पैरेलल थी और आने के बाद भी ये, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या है, ये पैरेलल, वो कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल बिफोर रिफ्लेक्शन, समझा, लेकिन उनके जो पॉइंट थे जहाँ पे वो टकराई थी वहाँ के नॉर्मल की पोजीशन अलग अलग है, कहीं नॉर्मल सीधा है, कहीं तिरछा है, कहीं नॉर्मल है। तो नॉर्मल जिसे कहते हैं 90 का एंगल बना है। अब अगर सरफेस टेढ़ी होगी, सरफेस ऐसी होगी तो नॉर्मल का एंगल भी ऐसे ही बनेगा। सरफेस तो ऐसी हो गई ना, नॉर्मल अगर सरफेस ऐसे होगी तो नॉर्मल ऐसे बनेगा। अगर सरफेस ऐसी ऊपर की तरफ होगी तो नॉर्मल भी ऊपर की तरफ होगा। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल होंगे, लेकिन जब उनको तुम आपस में कंपेयर करोगे तो उनकी पोजीशन एक जैसी नहीं होगी। If the rays of reflection are parallel before reflection but do not remain parallel after reflection, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जितनी भी लाइट आप तक आ रही है इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। फैल जाती है, कोई इधर जाएगी रेड टकराने पर, कोई इधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, कोई उधर जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके पोजीशन नॉर्मल की अलग अलग, उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल ही होंगे हर केस में, लेकिन नॉर्मल की वजह से वो पहले पैरेलल थी, बाद में पैरेलल नहीं रहेंगी। समझ में आया? इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर होता है? रफ सरफेस, जो जहाँ पे रफनेस कम, जहाँ पे स्मूथनेस कम हो, पॉलिश कम हो, वहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जितनी भी हमारे लाइट कमरों में आ रही है, या आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये दीवारों से लाइट जा रही है, ये सारी की सारी इररेगुलर रिफ्लेक्शन से जा रही है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है, जब वो एक ही डायरेक्शन में लाइट जाएगी, अब पहली बार एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो बनती है इमेज, वो बहुत शार्प बनती है। इमेज क्या है बाद में बताएंगे, कैसी इमेज बनती है? शार्प, यानी बहुत साफ नजर आएगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की जो इमेज बनती है, वो जितनी रेगुलरिटी बढ़ेगी इमेज डिम होती जाएगी, और इतनी डिम हो जाएगी कि आपको नजर नहीं, सब दीवार पर अपनी इमेज देखना चाहे आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि रिफ्लेक्शन ऐसे भी हो रहा है, आप जो शीशे में इमेज देखते हैं वो आप देखते कितने साफ नजर आते हैं, क्योंकि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इससे जो इमेज बनी आपकी वो बहुत शार्प बनी, आप अपने आप को ध्यान अच्छी तरह देख रहे हैं। अगर उसी शीशे के अंदर थोड़े थोड़े से डॉट्स आ जाए, फिर आप देखिए आपकी इमेज शार्प नजर, क्योंकि उसकी वजह से जो लाइट रेज इमेज बना रही थी एक पॉइंट पे आके, अब वो बिखर गई, उधर चली गई। नतीजा हुआ कि जो लाइट इमेज बनाने वाली रेज एक पॉइंट पे जो इमेज पहले थी मिल रही थी, उससे वो रेज कम हो जाएंगी। जब वो पैरेलल रेज थी तो ज़्यादा रेज मिल रही थी उस पॉइंट पे, शार्प ज़्यादा शार्प क्लियर इमेज बन रही थी। और जब रेज इधर उधर हो गई, कुछ उस पॉइंट पे है, कुछ उस पॉइंट पर नहीं है, तो रेज की जो शार्पनेस है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। और जितनी रेज दिख रही है उतनी उसकी शार्पनेस भी क्या होती जाएगी?
कम होती जाएगी, ये दीवार में आपको इमेज नजर नहीं आती। अगर इसी दीवार को आप तो स्मूथ कर दें, पॉलिश कर दें, तो आपको हल्की हल्की इमेज नजर आने लगेगी। आप देखते हैं टाइल्स के अंदर नजर नहीं आती, फिर वो थोड़ा स्मूथ होता है, पॉलिश होता है, हल्की हल्की सी नजर आती है, लेकिन वैसी नजर नहीं आती जैसे शीशे पे मिरर में नजर आती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारे दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कहीं से होता है, स्मूथ और पॉलिश सरफेस से होता है। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं कि जो रेज थी, इंसिडेंट रे, अगर रेज, लाइट रेज या कोई सी भी रेज, अगर इफ दे आर पैरेलल बिफोर रिफ्लेक्शन एंड दे रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, पहले भी पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल है, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसके फायदे क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है, बहुत शार्प बनती है, बहुत क्लियर नजर आती है, और जितनी ज़्यादा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उतनी इमेज भी उतनी शार्प बनेगी। दूसरा इसका ये है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उससे जो लाइट जाती है वो सारी एक ही तरफ जा रही होती है। अगर आप साइड पे खड़े हुए देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ग्लेयरिंग इफेक्ट होगा, चमक आएगी आंखों में, आप एकदम साफ जिसे आंखों में लाइट पड़ती है ना, एकदम लाइट आंखों पे आती है तो आप कह रहे हो भाई एकदम आंखें जो होती है पुतली फैल जाती है और एकदम साफ नजर, इसको बोलते हैं ग्लेयरिंग इफेक्ट होता है, जो लाइट एकदम ज्यादा, तो वो सारी अच्छा इरेगुलर इफेक्ट में लाइट होने जा रही है, चारों तरफ डिस्पर्स हो रही है, तो डिस्पर्स की वजह से जो लाइट आप तक आएगी, देखने वाले तक जाएगी, वो उतनी नहीं जाएगी जितने रेगुलर रिफ्लेक्शन में जाती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ज्यादा लाइट जाती है तो ग्लेयरिंग इफेक्ट नजर हो जाता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट कम जा रही है तो ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये बात समझ में आ गई आपकी? तो आगे ये चीजें जरूरत में जब इमेज की डिटेल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये समझ में आएंगी आपको। ये पॉइंट क्लियर हो गया? और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तीन तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे कोर्स में है, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। कौन से मिरर? कर्व मिरर, यानी इस स्फेरिकल और मिरर है, वैसे भी मिरर होते हैं, कर्वेली, अलग अलग सरफेस के अलग अलग शेप के मिरर होते हैं। हमारे कोर्स में दो ही है, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? ये समझ में आ गया? हाँ जी।